ठीक है, कल अपन ने ये पढ़ लिया था यहाँ से। आज अपन को ये पढ़ना है जब्त और जमींदार, ये पढ़ेंगे आज अपन। ये भी अपन ने पढ़ लिया था ये पूरा। वापस पढ़ा देते हैं, चलो शुरू से। जब्त एंड जमींदार। जब्त एंड जमींदार्स। The main source of income available to Mughal ruler was tax on the produce of the peasantry. जो किसान थे उनका जो भी प्रोड्यूस होता था, जो भी उत्पन्न होता था उनके खेतों में, वहां से टैक्स लेते थे मुगल रूलर्स। उनका मेन इनकम यहीं से आता था। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल इलीट्स। तो ज्यादातर प्लेसेस में ये लोग टैक्स कैसे पे करते थे? जो किसान लोग होते थे वो टैक्स कैसे पे करते थे? रूरल इलीट्स होते थे उन्हीं को देते थे, मतलब डायरेक्ट राजा को ना देके वहां के जो भी इलीट, जो भी मतलब बड़ा होता है वहां पे, उसको देते थे। वो इकट्ठा करता था। दैट इज द हेडमैन, या हेडमैन कह लो, हेडमैन को देते थे या फिर लोकल चीफटन को देते थे, मुखिया को देते थे। वहां का जो लोकल मुखिया होता था उसको देते थे। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म, जमींदार। मुगल्स ने एक टर्म यूज करी, जमींदार, टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज। जितने भी इंटरमीडियरीज है ना, ये सारे टैक्स लेने वाले, इन सब को जमींदार कहा गया। तो इसको टिक कर लो सौरभ, ये आ सकता है एग्जाम में कि जमींदार का क्या मतलब था। मुगल्स जमींदार किसको कहते थे? मतलब जमींदार का क्या मतलब है? तो जमींदार का मतलब टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज, जितने भी इंटरमीडिएटर्स हैं उनको सबको जमींदार के नाम से, मतलब वो लोग इस टर्म से वो लोग उनको मतलब बुलाते थे। वेदर देवर लोकल हेडमैन, वो लोकल हेडमैन भी हो सकते थे विलेज के, या फिर पावरफुल चीफटन्स भी हो सकते थे। लोकल हेड नहीं होता जैसे विलेज का, गांव का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं हेडमैन, गांव का मुखिया। या पावरफुल चीफटन, पावरफुल मुखिया जो होते हैं वो भी कुछ कुछ भी हो सकते थे मतलब। तो ये लोग टैक्स इकट्ठा करते थे किसानों से। फिर क्या हुआ? अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, इसको टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। रेवेन्यू मिनिस्टर, रेवेन्यू मतलब टैक्स वैक्स लेना और पूरे पैसों का पूरा देखभाल रखना कि इस जगह से इतना टैक्स आया, इस जगह से इतना, इस जगह से इतना, कि सही सही आ तो गया ना हर जगह से सब कुछ। तो टोडरमल था रेवेन्यू मिनिस्टर। जैसे अपनी अभी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है ना, निर्मला सीतारमन है ना, तो निर्मला सीतारमन है फाइनेंस देखती है, वो पूरा जो भी पैसों का लेन देन, सब कुछ पैसों का वो रखती है पूरा हिसाब। ठीक है, कि कितना पैसा दे, बजट का कितना पैसा था। फिर बजट में, बजट क्या होता है कि एक साल में पूरे देश पे इतना पैसा खर्च किया, इतना करोड़ पैसा खर्च किया है, तो इतना करोड़ इसमें खर्च करेंगे किसानों के लिए, इतना करोड़ एजुकेशन के लिए, इतना करोड़ ट्रांसपोर्ट के लिए, इतना करोड़ इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, मतलब अलग अलग वो। तो फाइनेंस मिनिस्टर पूरा लेखा जोखा रखती है कि इतना इतना पैसा इस जगह पे खर्च किया और इतना इतना पैसा इस जगह से आया। तो टोडरमल भी यही था, टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर था अकबर का। ठीक है, तो ये पूरा हिसाब किताब रखता था कि कहाँ से कितना टैक्स आया है, किसको कितनी सैलरी देनी है, सारा हिसाब किताब ये रखता था टोडरमल। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरीड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड। तो इसने क्रॉप यील्ड का केयरफुल सर्वे किया। रेवेन्यू मिनिस्टर था, मतलब टैक्स वैक्स जो भी लेना है उसका हिसाब किताब इसको ही रखना है, कितना किससे कितना टैक्स लेना है। तो इसने क्या करा, पहले तो सर्वे किया कि देखते हैं कि किस जगह पे कितनी कितनी मतलब फसलें उग रही हैं, कौन कौन सी जगह पे। जहां पे ज्यादा उगेंगी तो वहां पे ज्यादा टैक्स ले लेगा, जहां पे मतलब इसलिए इसने पहले सर्वे किया एक बार। प्राइजेस एंड एरियाज कल्टीवेटेड फॉर 10 years पीरियड, 10 साल के पीरियड में जो जो जहां जहां एरियाज में खेती हुई, वहां कितनी कीमत में बिका जो माल है वो सब का सर्वे कर लिया इसने 1570 से 1580 इस ईयर के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, इस डेटा के बेसिस पे, इस डेटा को देख के उसने क्या करा, टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। हर क्रॉप पे, हर फसल पे टैक्स फिक्स कर दिया गया कि गेहूं की फसल पे इतना टैक्स देना पड़ेगा, बाजरे की फसल पे इतना टैक्स देना पड़ेगा, मतलब हर फसल का टैक्स इन्होंने फिक्स कर दिया, कैश में देना पड़ेगा, पैसे में। ईच प्रोविंस, प्रोविंस मतलब वही एरिया हो गया, क्षेत्र हो गया। तो ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल, मतलब हर जो राज्य था उसको
रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दिया। रेवेन्यू सर्कल मतलब वही कि इस जगह से इतना टैक्स आएगा, इस जगह से इतना टैक्स, इस जगह से इतना टैक्स। तो ऐसे उसने डिवाइड कर दिया विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल, और खुद की उसने रेवेन्यू रेट्स बता दी कि टैक्स इतना परसेंट टैक्स देना है, 50% देना है या 10% देना है, जितना भी देना है उसने इंडिविजुअल क्रॉप मतलब प्रत्येक क्रॉप पे उसने बता दिया कि गेहूं की फसल पे 10% टैक्स देना है, इसकी फसल पे 20% देना है, जितना भी जो टैक्स देना है उसने सब रेट्स बता दी। रेवेन्यू रेट्स उसने अपनी खुद की रेवेन्यू रेट्स हर फसल के लिए, इंडिविजुअल क्रॉप्स के लिए उसने मतलब बता दी। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। इसको इसी को जब्त कहा गया। ये जो रेवेन्यू सिस्टम था इसको जब्त कहा गया। इसको टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि जमींदार कौन होते हैं और जब्त क्या होता है। जब्त तो ये रेवेन्यू सिस्टम जो इसने बनाया ना कि हर फसल पे उसने अपना मतलब रेवेन्यू रेट्स बता दी इसने, टोडरमल ने। जब्त किसने मतलब करवाया था? दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज, इस रेवेन्यू सिस्टम को जब्त के नाम से जाना गया। अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर था, वित्त मंत्री हिंदी में बोलते हैं अपन, जो पैसों का लेखा जोखा जो रखता है पूरा। ठीक है, रेवेन्यू मतलब टैक्स जो आ रहा है, जो भी सैलरी, जो भी पूरा मतलब पैसा आ रहा है राजा के पास में, उसका पूरा हिसाब किताब रखना। ठीक है, किससे कितना टैक्स लेना है। और हर फसल इसने सर्वे किया 10 साल तक, 10 साल तक सर्वे किया कितनी फसल उग रही है, क्या कीमत पे बिक रही है, तो मुझे इनसे कितना टैक्स लेना चाहिए, है ना। इस तो इसने हर क्रॉप पे अपना वो रेवेन्यू रेट्स बता दी कि 10% रेट होती है, मतलब 10%, 20%, इतना परसेंट तुमको देना पड़ेगा, ये टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी सिस्टम को क्या जाना गया? जब्त के नाम से जाना गया। इसको याद रखना आ सकता है क्योंकि जब्त और जमींदार, जमींदार वो लोग थे जो जैसे राजा को तो डायरेक्ट टैक्स देने नहीं जाएंगे किसान, तो जो बीच में जो लोग होते थे, जैसे किसी गांव में मुखिया टैक्स कलेक्ट कर लेता था, कहीं पे ये चीफ्टन्स भी मुखिया ही होते हैं, तो कहीं पे ये कलेक्ट कर लेते थे, तो ये सारे लोगों को जमींदार बोला जाता था। ये बीच के जितने भी लोग थे इन सबको जमींदार के नाम से मतलब जाना जाना गया। It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful accounts. तो ये सिर्फ किन किन एरियाज में था जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे कर सके लैंड्स का, और वहाँ पे केयरफुल कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। जैसे जो जो दूर थे वहां पे तो ये पॉसिबल था नहीं, दूर के जो प्रोविंसेस थे जैसे गुजरात और बंगाल, दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात और बंगाल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो पास के एरियाज थे, इट वाज प्रेवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड। ये सिर्फ वहीं पे हो रहा था ये रेवेन्यू सिस्टम जब्त जो है, ये जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, मैनेजमेंट और कंट्रोल करने वाले जो लोग थे, वो सर्वे कर सके जमीन का, देख सके कितनी मतलब यहाँ पे पैदावार हो रही है। 10 साल के पीरियड में उन्होंने देखा ये सब, और कितना पैसा कमा रहे हैं किसान। तो वहीं पे ये लोग ये सिस्टम लगा सकते थे। एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट, तो वहां पे केयर मतलब वहीं पे पूरा सर्वे भी कर सकते थे लैंड का, और केयरफुल अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स को भी सावधानी से मतलब मैनेज कर सकते थे पूरा। बट ये जो दूर के इलाके थे यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। तो गुजरात और बंगाल दूर थे, तो वहां पे इन प्रोविंसेस में ये पॉसिबल नहीं था। In some areas, the zamindars exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority. These peasant revolts challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. तो देखो क्या हुआ. In some areas, the zamindar exercised a great deal of power. जमींदार ने क्या कर लिया, मतलब यहाँ पे जो उनके पास पावर थी उसका क्या कैसे इस्तेमाल किया. The exploitation by Mughal administrator could drive them to rebellion. एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है किसी का भी शोषण कर लेना, जैसे किसी से काम करवा लो खूब सारा और उसको पैसे नहीं देना बिल्कुल भी। वो बेचारा सुबह से और शाम तक, कोई मजदूर है सुबह से और शाम तक वो काम कर रहा है ना, और उसको फिर पैसे बहुत ही कम पैसे दिए या फिर उसको पैसे ही नहीं देना। एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी का भी शोषण कर लेना। शोषण कर लेने का मतलब होता है कि मतलब जैसे किसान है, किसान अपनी खेती कर रहा है, ठीक है, पैदावार कर रहा है, 10 बोरी सपोज उसने पैदा करी, तो उसमें से 9 बोरी ले गए वो,
मतलब उसके खुद के घर में खाने के लिए भी अनाज ना छोड़ना। ये एक बोरी का क्या होगा उस पूरे साल में, एक बोरी चल जाएगी, एक बोरी से काम नहीं चलेगा ना। तो एक्सप्लॉइटेशन मतलब किसी का शोषण कर लेना, बेचारों खुद मतलब कमा रहा है, मेहनत कर रहे हैं और खुद अपनी फसल उगा रहा है, और टैक्स के नाम पे 9 की 9 बोरी लेके चलेगा और एक बोरी छोड़ दी उसके पास। पूरा शोषण कर लिया, मतलब किसी को पूरा निचोड़ लेना अच्छे से किसी को। The exploitation by मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट करना मतलब वही टैक्सेस लेके, और किसी भी तरीके, ये ऊपर दिखा रखी थी ना फोटो, कितने पतले पतले गरीब गरीब और टैक्स कलेक्टर उनको मार रहे हैं कि टैक्स दो टैक्स दो। तो उनको एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर, मुगल के जो एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब मैं बता चुकी हूँ कई बार, जो मैनेज करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं पूरे उस जगह को, उसको वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो पूरा संभालते हैं, देख रेख करते हैं पूरे राज्य का। तो जो ये एक्सप्लॉइटेशन था मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, वुड ड्राइव देम टू रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह कर देना। ठीक है, कोई ऐसे एक्सप्लॉइट करेगा, एक बोरी छोड़ दी सिर्फ, तो हम क्या खाएंगे, एक बोरी पूरे साल थोड़ी चल जाएगी। तो हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारे घर में ही दाने नहीं है खाने के लिए, तो विरोध कर देते हैं ना कि ऐसा तो ऐसा हम सहते थोड़ी रहेंगे। तो कभी ना कभी तो विरोध कर देते हैं। तो ये विरोध मतलब ये जो एक्सप्लॉइटेशन था मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, ये किसमें मतलब लोगों को रिबेल करने पे मजबूर कर दिया, विद्रोह कर दिया लोगों ने। सम टाइम, कभी कभी तो क्या होता था, जो जमींदार होते थे, जमींदार एंड पीजेंट, जमींदार और किसान जो सेम कास्ट के होते थे, जैसे जमींदार और किसान एक ही कास्ट के हैं, गुर्जर गुर्जर कास्ट के हैं दोनों, ठीक है, सेम कास्ट के होते थे, तो अलाइड मतलब संधि कर लेते थे, साथ में मिलकर विद्रोह कर देते थे। जमींदार भी कहते थे कि ये ना मुगल बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, लूट रहे हैं तुम लोगों को, तो वो करो, क्या बोलते हैं, इनका विद्रोह करो। और जमींदार भी साथ में इनके विद्रोह करते थे। जमींदारों को भी ले लेते होंगे, जैसे जमींदार इतना इतना टैक्स कलेक्ट करके लाता है, तो उसको भी बेचारे को नहीं देते होंगे कुछ। तो फिर इसलिए वो भी उनके साथ लग गया होगा कि मैं भी विद्रोह करूंगा। समटाइम्स जमींदार एंड पीजेंट ऑफ द सेम कास्ट, कभी कभी क्या होता था, जो जमींदार और पीजेंट किसान एक ही कास्ट के होते थे, वो अलाइड हो जाते थे, मतलब एक साथ हो जाते थे, इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी, मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट में रिबेल करने के लिए, मतलब विद्रोह करने के लिए। अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध, तो इनके विरुद्ध विद्रोह के लिए ये एक साथ विद्रोह कर देते थे। दीज पीजेंट रिवॉल्ट्स चैलेंज्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। तो इन्होंने मुगल एम्पायर की जो स्टेबिलिटी थी, स्टेबल होना मतलब कोई भी अपना अच्छे से जमा हुआ है राज पूरा, है ना, मुगल मुगल का साम्राज्य पूरा अच्छे से स्टेबल है, जम रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, उसको क्या कर दिया, मतलब एक तरह से जो रिवॉल्ट हुए, जो ये दंगे हुए, ये जो विद्रोह हुए, तो ये सब इन्होंने एक तरह से मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी को चैलेंज किया फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। पढ़ते हैं अकबरनामा एंड आयन। अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम अबूल फजल, भी पढ़ लेते हैं चलो। मैं देखो यहाँ, अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम अबूल फजल। अकबर को, ये अकबर है, इसको ये अकबरनामा दिया जा रहा है, मतलब ये बुक का नाम है। चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में यहाँ पे। अकबरनामा एंड Ain I Akbari. Akbar ordered one of his close friends and courtiers, Abul Fazl, to write a history of his reign. मतलब रेन मतलब उसका राज, जो अकबर ने जो राज करा ना, उसके बारे में लिखो, एक किताब के अंदर लिखो, एक बुक में लिखो कि अकबर ने ऐसे ऐसे किया, जो भी मैंने किया सब कुछ लिखो। तो ये जानबूझकर प्रशंसा ही लिखते थे, ताकि जब वो पढ़े, राजा पढ़े, तो उसको मतलब अच्छा लगे और वो हमें इनाम दे, तो अच्छी अच्छी बातें इनाम लिख। हाँ। अच्छा लगे तो उसे इनाम है। हाँ, अच्छा लगे तो इनाम दे, बुरी चीजें लिखते ही नहीं थे, फिर ये जान बुरा लिखेंगे तो हमको दंड और दे देगा, इसलिए डर के मारे अच्छा ही लिख देते थे। तो देखो अकबर ने ऑर्डर दिया, वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स, देखो सौरभ ये हमेशा ऐसे आता है, वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स आएगा यहाँ पे। जैसे तुम किसी को कहोगे ना कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लिखा आता है यहाँ पे, कि मेरा एक दोस्त है वो आज घर पे आएगा, मम्मी मेरा एक फ्रेंड है वो घर पे आएगा, मेरे दोस्तों में से एक जना है जो घर पे आएगा। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स आता है हमेशा, यहाँ पे प्लूरल आता है हमेशा, कि बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त है।
है ना, यहाँ देखने को मिलेगा कई बार। तो अकबर ने किसको ऑर्डर किया, वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स, इसके जो क्लोज फ्रेंड्स थे, जो क्लोज मतलब जो अपने क्लोज मित्र होते हैं, जो बहुत ही अपने पास वाले होते हैं, अच्छे फ्रेंड होते हैं, तो इसके क्लोज जो फ्रेंड्स थे उनमें से एक दोस्त था कौन, अबूल फजल। ठीक है, तो क्लोज फ्रेंड में से एक फ्रेंड को इसने ऑर्डर किया जिसका नाम था, एंड कोर्टियर भी था उसका, कोर्टियर का मतलब होता है दरबारी। ठीक है, वो दरबारी भी था और वो दोस्त भी था अकबर का, उसका नाम था अबूल फजल। तो इसको ऑर्डर किया कि तुम है ना लिखो, टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन, मेरे राज की, जो भी मैंने राज किया है, रेन मतलब होता है राज, मतलब जिस राजा का राज है, रेन मतलब राज, तो जो मैंने जो राज किया है उसके बारे में हिस्ट्री लिखो, राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन, मेरे राज की मतलब हिस्ट्री लिखो मेरे ऊपर। तो अबूल फजल रॉट, इस बुक का बहुत ज्यादा नाम है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, अकबरनामा, मतलब इन पे क्वेश्चन आते हैं, मैं ये बता रही हूँ। अबूल फजल, और ये पूछा जाता है कि अकबरनामा किसने लिखी, ऐसे आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, अबूल फजल ने लिखी। अब अकबरनामा के अंदर क्या था, अकबरनामा क्या चीज है, अकबरनामा एक बुक है, अकबरनामा किसी जगह का नाम है, अकबरनामा कोई मस्जिद का नाम है, ऐसे आ जाता है, तो ये सब ध्यान रखना है ना सौरभ। अबूल फजल रॉट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन, तो उसने हिस्ट्री मतलब अकबर के रेन की हिस्ट्री लिख दी उसने, और उसका नाम दे दिया, बुक का नाम दे दिया अकबरनामा। तो ये ध्यान रखना है, बुक का नाम था अकबरनामा, इसमें अकबर के रेन की हिस्ट्री थी पूरी, मतलब उसने जो राज किया उसके बारे में लिखा था सब कुछ, और ये अबूल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अबूल फजल उसका क्लोज फ्रेंड था और कोर्टियर भी था, मतलब दरबारी भी था। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट, 3 वॉल्यूम्स मतलब 3 किताबें लिखी, जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, अपन कह देते हैं ना पार्ट 1 पार्ट, क्या कह रहे हो, पार्ट बोलते हैं अपन। हाँ पार्ट, फिर सीरीज 1 सीरीज 2, जैसे हैरी पॉटर की सीरीज नहीं आती है, तो हैरी पॉटर की एक बुक आएगी, मूवीज भी उसकी सीरीज में होती है कि वन फर्स्ट मूवी, पार्ट 1 मूवी, पार्ट 2 मूवी, ऐसे आते हैं ना, बुक्स भी ऐसे आती है उसकी, पार्ट 1 वाली बुक आएगी, फिर 2 वाली बुक, 3 वाली। तो इसने भी 3 बुक्स लिखी, 3 वॉल्यूम हिस्ट्री की। तो फर्स्ट में, द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद अकबर्स एंसेस्टर, पहली किताब में तो अकबर के एंसेस्टर मतलब पूर्वज, मतलब उसके पापा, उसके दादा, उसके भी दादा, उनके बारे में, एंसेस्टर्स ये सब हो जाते हैं, अपने अपने दादा, फिर दादाजी के भी दादाजी, इन सब के बारे में, मतलब पूर्वज। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद अकबर्स एंसेस्टर, तो अकबर्स के, ये एपोस्ट्रॉफी, ये ऊपर जो कॉमा है ना, इसको बोलते हैं अपन एपोस्ट्रॉफी इंग्लिश में, और ये एस, तो एपोस्ट्रॉफी और एस इसका मतलब होता है का, तो अकबर के मतलब का के की कुछ भी बोल दो, अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा गया। एंड द सेकेंड वॉल्यूम, दूसरी में किसके बारे में लिखा, सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन, और दूसरी में अकबर के बारे में लिखा गया, अकबर के राज में जो हुआ। पहली में उसके एंसेस्टर, तो ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर्स के एंसेस्टर के बारे में लिखा गया था, सेकंड वॉल्यूम में दूसरी किताब के अंदर उस अकबर के राज के बारे में लिखा गया, तीसरी में क्या लिखा गया, द थर्ड वॉल्यूम इज द आइन आई अकबरी, तीसरी का नाम ये था, आइन आई अकबरी, ये तीसरी का नाम था। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर भी अकबर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका वही मैनेजमेंट, कंट्रोल, कैसे उसने मैनेज किया, कैसे उसने कंट्रोल किया पूरे उसको, पूरे जो भी जहां भी इसका अधिकार था, उसके मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हाउस होल्ड के बारे में, हाउस होल्ड होता है मतलब घरेलू चीजों से रिलेटेड, उसके बारे में लिख दिया। आर्मी के बारे में कि अकबर के पास इतनी बड़ी सेनाएं थी, इतनी थल सेना थी, इतने वो थे, मतलब योद्धा थे, हाथी इतने थे, घोड़े इतने थे, सब कुछ लिख दिया इसमें आर्मी के बारे में। द रेवेन्यूज, रेवेन्यूज के बारे में कि अकबर के टाइम में इतना रेवेन्यू आया करता था, मतलब इतना पैसा आता था, है ना, राजकोष के अंदर, ये सब लिख दिया। एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, और उसके एम्पायर की जियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब होता है जो भूमि जो होती है, भूमि, उसके बारे में, भूमि मतलब लैंड के बारे में, जियोग्राफी मीन्स लैंड से रिलेटेड, कि यहाँ नदियां थी, पहाड़ थे, झील थी, जो भी सब जियोग्राफी उसके एम्पायर की। तो द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, उसके साम्राज्य की जियोग्राफी के बारे में लिख दिया। उसके जो रेवेन्यूज, जो भी पैसा आया करता था उसके पास में, जो भी धन आया करता था उसके पास में हर साल में, उसके बारे में लिखा। आर्मी के बारे में लिख दिया, हाथी घोड़े सब, और आर्मी कितनी थी। हाउस होल्ड के बारे में, तो वो जो भी थी
तलवारें सब कितनी थी, हाउस होल्ड मतलब घरेलू घरेलू चीजों से रिलेटेड, और ये सारी बातें इसमें लिखी आई अकबरी, 3rd वॉल्यूम के अंदर। इट ऑल्सो सेकेंड वॉल्यूम में उसके शासन के बारे में, कि उसने शासन कैसे कैसे, किसको हराया, किससे जीता, ये सब लिखा। 3rd वॉल्यूम में उसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, मैनेजमेंट, रेवेन्यू कितना क्या लेता था, आर्मी क्या थी, इन सब के बारे में लिखा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। इस बुक के अंदर रिच डिटेल्स का मतलब होता है कि बहुत अच्छे से बता रखा है, बहुत रिच डिटेल्स हैं। किसके बारे में? ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, परंपराएं होती है जो अपने पूर्वज, जो अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी जो भी करते थे, मतलब कपड़े पहनना, बोलना, या जो भी रीति रिवाज, धर्म, व्रत, गीत, सब परंपराएं। परंपराएं मीन्स जो अपने ऊपर पूर्वजों से चली आ रही है, उनको बोलते हैं ट्रेडिशंस। तो इस बुक के अंदर ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर। कल्चर मतलब संस्कृति, संस्कृति मतलब क्या? संस्कृति, वही संस्कृति में भी वही चीजें आ जाती हैं, सब सारी चीजें, कि कपड़े, वेशभूषा सब आ जाते हैं, लैंग्वेज, है ना, आपके रीति रिवाज, सब ये कल्चर। तो ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में आपको, इंडिया के लोगों का जो ट्रेडिशन था, जो कल्चर था, उसके बारे में भी इन बुक्स के अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी। The most interesting aspect about the Ain-i-Akbari is its rich statistical details about things as diverse as crops, yield, prices, wages and revenue. Ain-i-Akbari के अंदर जैसे रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, क्रॉप्स, डाइवर्स एज क्रॉप मतलब इसके अंदर सारी, डाइवर्स मतलब होती है विभिन्न विभिन्न डिटेल्स, स्टैटिकल्स डिटेल अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज, जैसे क्रॉप्स के बारे में, यील्ड मतलब उनका उत्पादन, कितना उत्पादन होता था क्रॉप्स का, उनकी प्राइजेस क्या होती थी, कितने में बेचते थे वो, वेजेस होता है किसी की भी डेली की तनख्वाह, कोई डेली जो भी मजदूर काम करता है उसकी तनख्वाह कितनी होती थी, रेवेन्यू कितना लेते थे, तो वो सारी चीजें इसमें बता रखी है इस बुक के। तो इस पूरे पैराग्राफ में बस उन बुक्स के अकबरनामा और अकबर, आयन, आयन आई अकबरी, इनके बारे में बता रखा है कि इनमें क्या क्या था। तो इसकी 3 वॉल्यूम में बुक लिखी थी किसने? अबूल फजल ने लिखी थी। अबूल फजल अकबर का क्लोज फ्रेंड भी था और कोर्टियर भी था, मतलब दरबारी भी था अबूल फजल। तो इसने 3 किताबें लिखी थी। पहली बुक के अंदर तो उसने अकबर के एंसेस्टर के बारे में लिखा, दूसरी किताब में उसने अकबर के राज्य के बारे में लिखा, तीसरी में अकबर के राज के बारे में, और तीसरी में उसने लिखा कि जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन था, हाउस। पहले में किसके बारे में लिखा? पहले में उसके एंसेस्टर्स के बारे में, अकबर्स एंसेस्टर मतलब पूर्वजों के बारे में। पहली बुक में पूर्वजों के बारे में लिखा, जो उसके दादा परदादा ने क्या क्या किया, उन सब के बारे में लिखा। फिर दूसरी बुक में उसने ये अकबर के बारे में लिखा, अकबर के राज के बारे में, अकबर ने कहाँ किसको कब किसको हराया, कब किससे जीता, ये सारी चीजें लिखी। तीसरी में उसने आयन आई अकबरी, तीसरी का ये नाम था, ये ध्यान रखना सौरभ। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, इन सब के बारे में लिखा। बस यही दे रखा है इस पूरे में। ये बुक्स, अकबरनामा क्या थी? अकबर पे लिखी हुई किताब, अकबर के बारे में लिखा हुआ था अकबरनामा बुक के अंदर। अकबरनामा एक बुक का नेम है, ठीक है, और आयन आई अकबरी भी बुक का ही नेम है। अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज, पॉलिसीज मतलब उसकी नीतियां, जो भी जैसे पॉलिसीज निकालती है ना सरकार, इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल दी कि पूरे जीवन बीमा कराओ, पूरे लाइफ टाइम का जीवन बीमा कराओ, कि कुछ भी हो जाए तो मतलब सरकार, वो हम पैसा देंगे, लाइफ इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे, कुछ भी तो नहीं, वो उसमें लिख देते हैं कि अगर ये बीमारी होगी तो ही हम पैसा देंगे, ऐसा हो गया तो। जैसे व्हीकल्स का भी इंश्योरेंस करवाते हैं ना अपन, अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो इंश्योरेंस अगर करवा रखा है तो जो भी खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी, वो पैसे देगी, अपन को नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जब इंश्योरेंस अपन करवाते हैं तो अपन हर महीने कुछ ना कुछ हम पैसे देते हैं, और एक्सीडेंट ना हुआ तो वो पैसा उनका है सारा, एक्सीडेंट हो गया तो फिर अपन को मिल जाता है। तो क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसी, पॉलिसीज होती है नीतियां, अलग अलग पॉलिसीज बना देना, जैसे यहाँ से भी लिख लो, चलो पॉलिसी। जैसे नीति, कंपनी आदि की नीति, जैसे कि अ प्लान ऑफ एक्शन एग्रीड और चूजन बाय अ गवर्नमेंट, अ कंपनी एटसेट्रा। कोई भी प्लान गवर्नमेंट ने चूज करा है, कि मतलब
जो बच्चे हैं ना उनको खाना नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत गरीब बच्चे हैं, खाना नहीं मिलता, एजुकेशन नहीं मिलती, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चला दी। पॉलिसी मतलब समझ लो एक प्लान गवर्नमेंट ने चलाया है, जिसके अंदर की स्कूल में बच्चों को खाना मिलेगा, सरकारी स्कूल में मिड डे मील चला, ठीक है, इसमें बच्चों को खाना दिया जाएगा। ऐसी पॉलिसीज मतलब नीतियां सरकार भी चला देती है, कंपनी जैसे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी चला रखी है, इस तरह से कंपनियां भी नई नई पॉलिसीज चला देती है। तो पॉलिसी होती है अ प्लान ऑफ एक्शन एग्रीड और चूजन बाय गवर्नमेंट। कोई भी प्लान, कोई काम करने के लिए, किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, तो वो गवर्नमेंट या कोई कंपनी चलाती है। सरकार, कंपनी आदि की नीति, कार्य योजना मतलब कार्य योजना कि बच्चे भूखे हैं तो इनके लिए क्या करना चाहिए, चलो मिड डे मील कर देते हैं स्कूल में, ये नीति ले आते हैं। और भी कई पॉलिसीज मतलब सरकार निकालती रहती है। It is com it is company policy not to allow smoking in meeting। ये कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी की नीति है कि मीटिंग्स स्मोकिंग अलाउ नहीं है, मीटिंग्स जो होंगी उसमें आप स्मोक नहीं कर सकते हो। A way of behaving that you think is best in a particular situation। स्थिति विशेष के लिए किसी व्यक्ति की सर्वोत्तम कार्य योजना, कार्य योजना, ठीक है। पॉलिसी मतलब आप हिंदी में नीति भी कह सकते हो, कार्य योजना कोई भी प्लान ऑफ एक्शन। जैसे इट्स माय पॉलिसी ओनली टू डू बिजनेस विद पीपल आई लाइक। ये मेरी पॉलिसी है कि मैं उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करता हूँ जिन्हें, जो मुझे पसंद आते हैं, उन्हीं लोगों के साथ में बिजनेस करता हूँ, इस तरह से भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ऐसी पॉलिसी बना रखी है। पॉलिसी प्लान से समझ लो, चलो प्लान मतलब प्लान से थोड़ा इजी हो जाता है ना बच्चों को। पॉलिसी अगर नहीं वो आता है तो प्लान एक तरह का प्लान है। तो अकबर की पॉलिसीज, अकबर के मतलब एक तरह से प्लान्स, उसके क्या क्या नीतियां थी उसकी। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book। Broad features of administration, एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी मतलब फीचर्स थे, ब्रॉड मतलब बहुत ज्यादा, उसमें ब्रॉड है, फैला हुआ है बहुत। तो जो भी उसके प्रशासन के, उसके शासन के जो भी फीचर्स थे, जो अकबर ने बनाए थे मैनेज करने के, कंट्रोल करने के लिए, जो भी अकबर के थे चीजें, वो अबुल फजल ने अपनी बुक में लिखी, अकबरनामा बुक में। इलाबोरेटली, इलाबोरेट करना मतलब किसी को डिटेल में, विस्तार से, कि प्लीज इसको इलाबोरेट करिए, आप जो बोल रहे हो प्लीज इलाबोरेट। इलाबोरेट करना मीन्स उसको और भी विस्तार में समझा के बताइए, मुझे समझ नहीं आया। यहाँ से भी लिख लो इसको, इलाबोरेट करना किसी को, देखो, टू गिव मोर डिटेल्स अबाउट समथिंग। मतलब मैंने कोई बात बोली, सपोज मैंने तुम्हें कोई बात बोली, तुमने बोला मैम प्लीज इलाबोरेट इट। इलाबोरेट मतलब इसको थोड़ा और समझाइए मैम, मुझे ना समझ नहीं आया, मतलब थोड़ा और डिटेल दो इसके बारे में। टू गिव मोर डिटेल्स अबाउट समथिंग, विस्तार में वर्णन करना। कुड यू इलाबोरेट ऑन दैट आइडिया, वो जो आइडिया तुमने बताया, क्या तुम उसको इलाबोरेट करोगे, मतलब विस्तार में वर्णन करोगे, मतलब मुझे और डिटेल्स बताओगे उसके बारे में, पूरा मतलब अच्छे से पूरी डिटेल्स बताओ। तो इसको नीचे वाला लिख लो सौरभ, ये लिख लो, गिव मोर डिटेल्स अबाउट समथिंग। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डन और मेड वेरी केयरफुली। विस्तार पूर्वक, तो वही है ये भी, विस्तार पूर्वक, बहुत सावधानी से निर्मित। एन इलाबोरेटेड पैटर्न, इलाबोरेट प्लान्स, तो मतलब बहुत मोर डिटेल्स में उसने उसको एक्सप्लेन किया। एलाबोरेट मतलब अबुल फजल ने, वर एलाबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल, अबुल फजल ने उसको डिटेल्ड में डिस्कस किया अपनी बुक के अंदर, डिटेल में बताया कि अकबर इस तरह से मैनेज किया करता था अपने राज्य को, इस तरह से कंट्रोल किया करता था, वो सब कुछ बताया उसने अकबरनामा में। इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम, इसकी लास्ट 3 वॉल्यूम लिखी थी ना उसने, तो फर्स्ट और सेकंड में का तो अकबरनामा ही नाम से ही है, थर्ड वाली आयन आय अकबरी, ये भी ध्यान रखना, ये भी आ सकता है कि आयन आय अकबरी जो नाम है वो कौन सी वॉल्यूम का है, तो लास्ट वॉल्यूम मतलब थर्ड वॉल्यूम, जो तीसरी किताब थी उसको इसने आयन आय अकबरी के नाम से रखा। पहली दो तो अकबर, द अकबरनामा में इसने पूरा इलाबोरेट किया। इलाबोरेट मतलब टू गिव मोर डिटेल्स अबाउट समथिंग, किसी के बारे में और भी डिटेल्स देना, किसी चीज के बारे में। तुमने बोला कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अपन है ना ऐसा करेंगे, कंपनी खोलेंगे और उसमें इस तरह से ये सब करेंगे, तो फिर तुम्हारे फ्रेंड ने बोला कि इसको इलाबोरेट करो, मतलब और बताओ और क्या क्या करेंगे, पूरा अच्छे से समझाओ मुझे, तो उसको हम इलाबोरेट बोलते हैं।
तो अबुल फजल ने जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अकबर के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ले डाउन किया गया था, मतलब जो बिठाया गया था या जो मतलब जो स्थापित किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में इलाबोरेटली डिस्कस किया अबुल फजल ने अकबरनामा बुक के अंदर। और इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द आयन आई अकबरी, ये थर्ड वॉल्यूम का नाम था आयन आई अकबरी। Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called Subash. सुबास तो सूबेदार, सूबेदार आज भी अपन गांव में अगर जाते हैं तो बोलते हैं ना सूबेदार है, इस तरह से बोलते हैं। तो देखो अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया दैट द एम्पायर, जो साम्राज्य था उसको किसमें डिवाइड कर दिया, प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे जो पूरा एम्पायर है, वो पूरा एम्पायर अकबर तो नहीं संभाल सकता, सपोज पूरा इतना अकबर का इतना बड़ा है ये पूरा, ठीक है, मतलब पूरा इंडिया ही ले लो, ठीक है, तो ये अकबर का राज है पूरा यहाँ पे। इसको ढंग से बना देती हूँ। मैं ऐसे ही कोई एरिया ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे कि सपोज ये पूरा इस जगह पे अकबर का राज है पूरे पे। अब इतने बड़े पे अकबर अकेला तो पूरा नहीं कर सकता ना, अकेला तो नहीं संभाल सकता ना, तो इसने क्या किया, इनको प्रोविंसेस, प्रोविंस उनको बोलते हैं जहाँ पे किस मतलब खुद प्रोविंस, ही है प्रोविंस, जैसे अपने स्टेट्स को प्रोविंस बोला जाता है जहाँ पे अपनी खुद की लोकल गवर्नमेंट हो। तो प्रोविंस में मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसको, और वहां पे किसी को बना दिया कि तुम इसको संभालो, इस जगह को तुम संभालो, इस जगह को तुम संभालो, इसको तुम संभालो, और मैं तुम सबको ऊपर से संभालूंगा। तो अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर, अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया कि जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था इतना, वॉज डिवाइडेड इन प्रोविंसेस, उस साम्राज्य को प्रोविंसेस में डिवाइड, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और हर प्रोविंस को क्या नाम से जाना गया, सुबास, मतलब इसको सुबास। और फिर जो वहां पे जो कंट्रोलर था, जो उसको गवर्न करता था उस जगह को, उसको सूबेदार बोल दिया बस। आज भी अपन जाते हैं गाँव में तो बोलते हैं ना सूबेदार है, ये वो है, इस तरह से बोलते हैं। तो गवर्नड बाय अ सूबेदार। तो हर जो सुबास, तो इसका नाम था जगह का। तो ये टर्म है ना सौरभ, याद रखने, सुबास आ जाए एग्जाम में कि व्हाट इज मीन्ड बाय सुबास, तो सुबास का क्या मतलब है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुबास क्या है, व्हाट इज सूबेदार क्या होता है। सुबास तो वो एरियाज होते हैं, वो प्रोविंसेस होते हैं, जो पूरे एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया, प्रोविंसेस को बोलते हैं सुबास। गवर्नड बाय सूबेदार, गवर्नड मतलब उनपे पूरा जो अधिकार है सूबेदार अधिकार करते हैं। गवर्नड मतलब गवर्नर, गवर्नड मतलब किसी के द्वारा देख रेख की जाए, बोला जाता है। जैसे अपने राजस्थान का गवर्नर है, तो गवर्नर देखता है पूरे राजस्थान का काम, चीफ मिनिस्टर करता है, बट गवर्नर बैठा बैठा देखता रहता है कि चीफ मिनिस्टर कर रहा है ना, सब देखते रहते हैं गवर्नर साहब। ठीक है, तो आगे चलते हैं आप। गवर्नड बाय सूबे, चलो गवर्नड का लिख लो यहाँ से। गवर्न करना मतलब वहां पे वही उस जगह को, हाँ, ध्यान रखना उस जगह का। किसी देश या नगर पर शासन प्रशासन करना, टू रूल और कंट्रोल द पब्लिक अफेयर्स ऑफ अ कंट्री, सिटी एटसेट्रा। रूल करना या फिर कंट्रोल करना पब्लिक अफेयर्स को, मतलब शासन प्रशासन करना, किसी देश या नगर पर शासन करना, ठीक है, उसको गवर्न करना, मतलब उस पर रूल करना, राज करना, उसको कंट्रोल करना, ये सब आ जाता है। ब्रिटेन इज गवर्नड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल समबडी समथिंग, व्यक्ति वस्तु को प्रभावित या नियंत्रित करना, ये सही है। किसी को कंट्रोल करना, यहाँ भी आ गया ना, रूल करना, राज करना या कंट्रोल करना, ठीक है। our decision by the amount of money we have to spend, कंट्रोल करना या रूल करना। तो गवर्नड बाय, तो सुबास ये जगह होते थे, उनको सूबेदार मतलब का अधिकार होता था उन जगह पे। हु कैरीड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, तो ये पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन यही संभालते थे सूबेदार ही सब कुछ। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक जो भी था पूरा वो, और मिलिट्री फंक्शन सब ये संभालते थे।
ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर, हर प्रोविंस का, हर उसका जो पार्ट है, जगह है, उसका फाइनेंस ऑफिसर, ऑफिसर भी होता था, फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब जो पैसों का हिसाब किताब जो रखेगा, वो भी होता था हर उसका, हर प्रोविंस का। उसको क्या बोलते थे? दीवान बोलते थे। ध्यान रखना, दीवान कौन होता है? फाइनेंशियल ऑफिसर। कोई भी प्रोविंस, प्रोविंस मतलब प्रांत, प्रांत मतलब जिस जगह पे जैसे सूबेदार का राज है, ठीक है, तो मतलब कोई भी लोकल गवर्नमेंट का राज होता है जिस जगह पे, उसको बोला जाता है। तो इनके टाइम में प्रोविंस में सूबेदार का राज था, इसलिए मैंने बोला सूबेदार। तो वहां पे सूबेदार होता था, जगह को बोलते थे सुबास, जो प्रोविंस होते थे उनको बोलते थे सुबास, और उनपे जो, उनको जो गवर्न करता था, जो कंट्रोल करता था, जो रूल करता था, उनको, हाँ सौरभ, सूबेदार। सूबेदार बोलते थे। ठीक है। अब सूबेदार ही पॉलिटिकल मिलिट्री फंक्शन, सूबेदार ही सब संभालता था पूरा। फिर फाइनेंशियल फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता था, ईच मतलब प्रत्येक प्रोविंस का फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, उसको बोलते थे दीवान। दीवान भी कह सकते हो, फाइनेंशियल ऑफिसर भी। तो एग्जाम में फाइनेंशियल ऑफिसर नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे फटाफट बता देंगे फाइनेंस तो मतलब पैसे से रिलेटेड है कुछ, तो मतलब पैसों का जो मंत्री होता है फाइनेंस ऑफिसर, वो हो गया। लेकिन वो पूछ लेंगे कि दीवान कौन होता है, तो दीवान, ध्यान रखना, दीवान होता है फाइनेंशियल ऑफिसर, जो पैसों का लेखा जोखा जो सब रखता है। तो हर प्रोविंस में दीवान हुआ करता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर। तो मेंटेन करके रखना मतलब बनाए रखना किसको? पीस को। पीस मतलब होती है शांति। पीस एंड ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है कि कोई मतलब विद्रोह ना हो, या फिर कोई रेबल ना हो, ठीक है। रेबल मतलब वही विद्रोही हो गया। ऑर्डर मतलब एक तरह से शांति, सुख शांति बनाए रखना अपने राज्य में। डिसऑर्डर हो जाता है जब लोग दंगे फसाद करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं डिसऑर्डर हो गया, मतलब पूरे स्टेट के अंदर। ऑर्डर में है मतलब अपना काम चल रहा है, सब अपने काम पे जा रहे हैं। पीस और ऑर्डर है। तो पीस और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, शांति सुख शांति मेंटेन करने के लिए, इन हिज प्रोविंस, अपने प्रोविंस में सुख शांति को मेंटेन करने के लिए क्या करते थे सूबेदार? द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। तो सूबेदार को दूसरे ऑफिसर सपोर्ट करते थे, सच एज द मिलिट्री पे मास्टर, मिलिट्री पे मास्टर ये सपोर्ट करता था। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस, जो रिलीजियस मिनिस्टर होता था, रिलीजियस मतलब धार्मिक जो मिनिस्टर है, वो करता था। चैरिटेबल पैट्रोनेज, चैरिटेबल पैट्रोनेज मतलब ये चैरिटी करके ये करते थे। और मिलिट्री कमांडर फौजदार, है ना, और मिलिट्री पे मास्टर है बख्शी, फौजदार, एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल। टाउन की जो पुलिस कमांडर होता था वो कोतवाल जिसे बोला जाता, तो ये सब मतलब सपोर्ट करते थे पीस और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी भी प्रोविंस, राज्य के अंदर सुख शांति रहे, मतलब शांति रहे, उसके लिए ये सब लोग सपोर्ट करते थे। तो ये भी आ सकता है कि कौन कौन सपोर्ट करते थे पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कि सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय हुम, ऐसे आ सकता है। तो अदर ऑफिसर्स कौन कौन थे? ये थे मिलिट्री पे मास्टर, बख्शी बोलते हैं इसको, ठीक है। द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ रिलीजियस मतलब धार्मिक जो, धर्म का जो चार्ज है जिस मिनिस्टर के अंडर में, जो धार्मिक चीजें देखता है पूरी वो। चैरिटेबल मतलब दान से रिलेटेड होता है। पेट्रोनेज का भी लिख दो, पेट्रोनेज का मैंने शायद लिखा दिया था तुमको पहले। पेट्रोनेज का लिख लो, कोई बात नहीं, वापस। मतलब सपोर्ट करना, द सपोर्ट स्पेशली फाइनेंशियल दैट इज गिवन टू अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन बाय अ पेट्रोन, पेट्रोन, ठीक है। तो पेट्रोन कौन होते थे? जो सहायता करते हैं। जैसे सपोज कोई स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल के अंदर चैरिटी कर दे कि मतलब हम पैसा देंगे, आप स्कूल खोलो, और उनको पेट्रोन बोला जाता है। पेट्रोन कौन होते हैं? जो मतलब एक तरह से सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट, कि चलो हम बच्चियों की शादी करवाएंगे, है ना, तो उसमें हम पैसा दान करेंगे। मतलब जो दान करते हैं, जो पैसे एक तरह से जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कोई बच्चा बीमार है, गरीब है, तो हम उसको इलाज करवाएंगे उसका, या फिर हम स्कूल में पैसे देंगे, चैरिटी करेंगे, दान देंगे, हर साल हम स्कूल के अंदर इतना पैसा देंगे, आप बच्चों को मतलब पढ़ाओ। तो वो होता है पेट्रॉन। और पेट्रोनेज का मतलब हो गया द सपोर्ट, स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट करना किसी को,
सपोर्ट कई तरीके से हो सकता है, इमोशनली हो सकता है। इमोशनली मतलब कि अरे यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, तू फेल हो गया तो अगली बार पास हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे रोते नहीं है, ये वो कम मार्क्स आ गए तो ठीक है, हो गया इमोशनल सपोर्ट। बातों से मतलब उसको थोड़ा सपोर्ट करना कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फाइनेंशियली सपोर्ट करना, तो पेट्रोनेज क्या करता है, सपोर्ट करता है, स्पेशली फाइनेंशियली, मतलब ज्यादातर फाइनेंशियली जो सपोर्ट करते हैं उनको बोला जाता है पेट्रोनेज। दैट इज गिवन टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्सन को सपोर्ट करना कि ठीक है हम आपकी बेटी की शादी हम करवाएंगे, कोई गरीब होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है, तो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, संस्था कैसी भी हो सकती है वो, जैसे जो ऑर्फनेज, जो ये होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते ना, अनाथ आश्रम, जो अनाथ आश्रम होते हैं वहां पे चैरिटी कर देना, दान दे देना, या फिर कोई स्कूल होती हैं वो, उन वहां पे दान दे देना, तो इस तरीके से। संरक्षण, संरक्षक द्वारा व्यक्ति या संगठन को दी गई सहायता, पेट्रोनेज ऑफ द आर्ट कम्स, ठीक है, ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो चैरिटेबल पैट्रोनेज, चैरिटेबल का मतलब तो होता है दान, दान देना। तो ये सब चीजें मदद करती थी पैसों से, कैसे भी सुरक्षा करके, जैसे मिलिट्री कमांडर है, ठीक है, मिलिट्री की जरूरत हो तो ज्यादा तो ये भेज देंगे यहाँ से, ऐसे। जैसे अभी अपने सेंटर में नहीं, जैसे अगर स्टेट के अंदर स्टेट की पुलिस नहीं संभाल पा रही है कुछ, तो सेंटर से मदद मांगते हैं ना चीफ मिनिस्टर, कि भाई हमसे तो नहीं संभल रहा, हमारी मदद करो। ऐसे ही, ऐसे ही एक्स्ट्रा थे ये लोग, मदद कर देते थे, सपोर्ट कर देते थे। अब बढ़ते हैं आगे। और जाए, नूर जहाज इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट, कोर्ट मतलब होता है दरबार। दरबार मतलब जैसे राजा बैठा हुआ है और राजा के दरबारी, कुछ राजा डिस्कस करता है उनके साथ में, कोई भी समस्या डिस्कस करे अपने राज्य से रिलेटेड, अपने किंगडम से रिलेटेड, ठीक है, किंगडम मतलब राज्य, अपने किंगडम से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो डिस्कस करता है कोर्ट के अंदर। कोर्ट को बोला जाता है दरबार। आज आजकल वाला कोर्ट नहीं है जहाँ पे जज बैठता है, और वो वाला कोर्ट नहीं, राजा का कोर्ट होता था, वहां राजा बैठता था सबसे ऊपर, और साइड में, उसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में चेयर्स लगी रहती थी, उन चेयर्स पे कोर्टियर्स मतलब दरबारी बैठा करते थे। तो ऐसा कोर्ट होता था राजा का, तुमने देखा भी होगा मूवीज में या सीरियल्स में। नूर जहाज इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब किसी का प्रभाव, ठीक है, कोई आप पे प्रभाव डाल रहा है, अच्छा प्रभाव भी डाल सकता है, बुरा भी डाल सकता है। इन्फ्लुएंस मतलब एक तरह से किसी चीज का प्रभाव। तो नूर जहाज, जहाज इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट, जहांगीर का जो कोर्ट था, जो दरबार था, उसमें नूर जहां का क्या इन्फ्लुएंस था, मतलब क्या प्रभाव था उसके कोर्ट पर। पढ़ लेते हैं इसमें, देखो क्या है साइड में, नूर जहाज फरमान, इसका फरमान, फरमान होते थे इनके जो संदेश लिखते हैं, इनको फरमान बोला करते हैं। अपन संदेश बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज में फरमान बोलते हैं। तो ठीक है, मेहरुनिशा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611, 1611 में जो एम्परर जहांगीर था, जो सम्राट जहांगीर था, उससे किसने शादी की, मेहरुनिसा, मेहरुनिसा ने शादी करी जहांगीर से 1611 में, एंड रिसीव्ड द टाइटल नूर जहां। और इस मेहरुनिसा था इसका असली नाम, देखो इसको क्या टाइटल दिया गया, मतलब नूर जहां के नाम से इसको जाना गया फिर बाद में, ठीक है। मेहरुनिसा ने जहांगीर से शादी करी, इसके बारे में भी आता है सौरभ, इसलिए इसलिए इसको भी ध्यान रखना। नूर जहां जहांगीर की बीवी थी, ठीक है, जहांगीर की बीवी थी मेहरुनिसा, मेहरुनिसा को ही नूर जहां के नाम से जाना गया बाद में, ठीक है। रिसीव्ड द टाइटल, नूर जहां का टाइटल मतलब उसको मिला, मतलब उसको इस नाम से जाना गया। शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल, लॉयल मतलब वफादार, जैसे कुत्ते होते हैं कितने वफादार होते हैं, अपन उनको खाना पीना देते हैं, वो अपनी कितनी सेवा करते हैं, मतलब एक बहुत ज्यादा वफादार होते हैं अपने लिए, ठीक है। तो बिल्लियां होती है वो नहीं होती, अपन बिल्ली को दूध पिलाते तो अपन को ही बंजे बंजे मार देती है, ठीक है, कुत्ते नहीं करते ऐसे, अपनी तरफ भौंकेंगे भी नहीं, दूसरे की तरफ भौंकेंगे, और अपन दिखते हैं लाड प्यार से अपने पास में आते हैं ऐसे। तो शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज्यादा, तो वो बहुत ही लॉयल थी, बहुत वफादार थी,
एंड सपोर्टिव, और सपोर्टिव भी थी टू द मोनार्क। मोनार्क मतलब वही जहांगीर को सपोर्ट भी करती थी और उसकी वफादार भी थी उसके लिए। मोनार्क का मतलब ये होता है राजा, राजा का बेटा, ये मोनार्की में आ जाता है पूरा। मोनार्क मतलब राजा ही हुआ। तो वो जहांगीर के साथ में लॉयल थी कि हाँ मेरा हस्बैंड है, उसको सपोर्ट भी करती थी। एज अ मार्क ऑफ ऑनर, जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन बियरिंग हिज ओन टाइटल ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड द इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूरजहां। वाओ, देखो इसने क्या करा है जहांगीर ने। तो वो इतनी लॉयल थी, इतनी वफादार थी, और जहांगीर को इतना सपोर्ट करती थी, अपने पति को इतना सपोर्ट करती थी, और उसके उसके लॉयल भी थी उसकी तरफ। नहीं तो पहले क्या होता था, रानियां भी ऐसी होती थी कि मरवा दो राजा को और मेरा जो बेटा है ना, जैसे 3-4 रानियां होती थी एक राजा के। तो रानी सोचती थी कि मेरा बेटा, राजा मेरे बेटे को वो बनाए, क्या बोलते हैं उसको, राजा बनाए मेरे बेटे को। दूसरी सोचती थी मेरे बेटे को बनाए, तीसरी सोचती थी मेरे बेटे को बनाए। कि जैसे जिसका बेटा बन गया वो तो रानी हो गई एक तरह से, और फिर हम तो सब दासियां हो गई एक तरह से। राजा के मरने के बाद हमारी को हमको कौन पूछेगा, फिर उसका बेटा बन गया तो फिर तो उसी का राज चलेगा, हमको तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो राजा के खिलाफ भी षड्यंत्र कर लेती थी, ऐसे भी होता था पहले। तो लेकिन जो नूरजहां थी वो बहुत ही लॉयल थी, बहुत ही ईमानदार थी, और राजा को सपोर्ट करती थी, जहांगीर को, अपने पति को सपोर्ट करती थी। एज अ मार्क ऑफ ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान। तो सम्मान, इसी चीज का सम्मान रखने के लिए जहांगीर ने क्या करा, जो सिल्वर कॉइन्स होते थे, जैसे अभी अपने नोट होते हैं, तो नोट पे महात्मा गांधी जी की फोटो होती है ना। तो पहले क्या होता था, जो भी राजा होता था तो वो कॉइन्स पे अपनी फोटो लगवाता था, उसके फोटो से ही मतलब फोटो अपना चित्र बनवा लेता था, उसी के उससे चलता था फिर वो, वही कॉइन उसके राज्य में चलता था खरीदने के लिए, कुछ भी बेचने के लिए चीज। तो इसने कॉइन पे क्या करवाया, एक तरफ तो खुद का लिखवा लिया और दूसरी तरफ अपनी बीवी का नाम लिखवा दिया। एज अ मार्क ऑफ ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, सम्मान कर मतलब अपनी बीवी को सम्मान देने के लिए एक तरह से, जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स पे उसने बियरिंग हिज ओन टाइटल ऑन वन साइड, एक साइड पे तो खुद का टाइटल मतलब खुद का नाम जहांगीर, एम्परर जहांगीर, इस तरह से कुछ भी लिखवा लिया एक साइड पे। ऑन द अदर ऑन द अदर द इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूरजहां, और दूसरी तरफ, आगे की तरफ खुद का और पीछे की तरफ अपनी बीवी का नाम लिखवा दिया नूरजहां। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थर पे लिखा हुआ, किसी भी मेटल पे या पत्थर पे या वुड पे, लकड़ी पे अपन जो लिख देते हैं ना चीजें, जैसे पत्थर पे या फिर कटोरियों के पीछे जो नाम लिख देते हैं, वो भी इंस्क्रिप्शन, उनको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं उन सबको, ठीक है। जो कब्र होती है उनपे भी लिखे रहते हैं नाम वाम, मतलब खोद के लिख देना, पत्थर में खोद के लिखा हुआ, या फिर वुड वुड पे खोद के लोग बना देते हैं ना, अपने अपने नाम लिख देते हैं पेड़ों के ऊपर। तो वो सब इंस्क्रिप्शन हो गए, किसी मेटल पे कुछ लिख देना। कॉइन्स जो होते हैं अपने, जो 5 रुपए का जो सिक्का होता है, अपने 2 रुपए का, 1 रुपए का जो सिक्का होता है, उस पे भी लिखा रहता है ना, भारत का वो नक्शा बना रहता है, और महात्मा गांधी की फोटो बनी रहती है एक साइड। तो वो सब इंस्क्रिप्शन है। तो उसने ये इंस्क्रिप्शन पर मतलब आगे की साइड तो खुद का नाम और पीछे की साइड अपनी बीवी का नाम लिखवाया, नूरजहां का नाम। तो नूरजहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना, नूरजहां किसकी वाइफ थी, जहांगीर की वाइफ थी, जहांगीर की बीवी थी। The adjoining document is an order, फरमान ऑफ नूर जहां। ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रखा है एडजॉइनिंग, मतलब ये जो पास में जो डॉक्यूमेंट है, ये क्या है, नूर जहां का फरमान है। एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर, ऑर्डर को फरमान बोलते थे, ठीक है। जो ऑर्डर होता था, जो ऑर्डर दिया जाता था उसको फरमान बोला जाता था, ये भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर, फरमान ऑफ नूरजहां, ये नूरजहां का ऑर्डर है, नूरजहां का फरमान है। इसमें क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। द स्क्वायर सील स्टेट्स, जो ये स्क्वायर सील है, स्क्वायर शेप की है ना ये सील, स्टेट ये क्या बताती है, स्टेट्स करना मतलब ये बताती है कि कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहां पदशाह बेगम। Square seal state command of her most sublime and elevated majesty Noor Jahan par Shah Begum. The round seal state by the son of Shah Jahangir, she became as brilliant as the moon. May Noor Jahan Padshah be the lady of the age. तो देखो क्या लिखा हुआ है,
स्क्वायर सील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम। स्क्वायर सील का मतलब है कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहां पातशाह बेगम। मतलब जहांगीर के द्वारा बोला जा रहा है कि कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी। सबलाइम और एलिवेटेड का लिख लो। एलिवेट मत का मतलब होता है कि एलिवेटर होता है ना, ऊपर ले जाता है। लिख लो चलो यहाँ से सबलाइम। सबलाइम अपनी बीवी के लिए ये वर्ड यूज किया है जहांगीर ने कि सबलाइम ऑफ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी दैट मेक्स यू एडमायर समथिंग वेरी मच, कि बहुत ही हाई क्वालिटी की है मेरी बीवी। और क्या है, अति श्रेष्ठ, अतएव अति प्रशंसनीय। ऑफ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी। दैट मेक्स यू एडमायर समथिंग वेरी मच, मतलब किसी को एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना। अति श्रेष्ठ बताना उसको, मतलब बहुत श्रेष्ठ है, हाई क्वालिटी की है। अति प्रशंसनीय मतलब बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा करना किसी की, ठीक है। सबलाइन तो उसके लिए ये बोला है कि वो एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी की, अति श्रेष्ठ और अति प्रशंसनीय है मेरी बीवी। और क्या यूज किया है, एलिवेट वर्ड यूज किया है उनके लिए। एलिवेट मतलब टू मूव somebody समथिंग टू अ हायर प्लेस और मोर इम्पोर्टेंट पोजीशन। एलिवेटर जो अपने होते हैं ना, इसमें लगे रहते हैं मॉल्स के अंदर, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो एलिवेट क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु को ऊंचा उठाना या उच्चतर पद पर पहुंचाना। तो अपना यहाँ पर है कि उच्चतर पद पर पहुंचाना, मतलब हाइयर प्लेस पे पहुंचाना। टू मूव somebody समथिंग टू अ हाइयर प्लेस, हाइयर प्लेस पे या किसी इंपॉर्टेंट पोजिशन पे पहुंचाना, अपना ये है यहाँ। ये तुम लिख सकते हो, किसी को हाइयर प्लेस पे ऊपर की तरफ पहुंचाना, ठीक है, या फिर ऊपर की पोजीशन पे पहुंचाना, या किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पहुंचाना। तो वो इसने अपने है ना बीवी को ऊपर पोस्ट पे पहुंचाना चाहता था, सबके सामने बताना चाहता कि बहुत ज्यादा वो है, ये अच्छी है। हाँ राइट। द स्क्वायर सील, इसमें जो स्क्वायर सील है वो क्या स्टेट करती है, कमांड्स ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूर जहां पदशाह बेगम। मतलब उसका कमांड, ये जो है ये स्टेट करती है कि कमांड है, ये जो भी लिखा है नीचे, आदेश, कमांड मतलब आदेश, जो भी कमांड है ये, अगर ये वाली सील होती थी मतलब ये नूर बेगम जहां के द्वारा ये लिखा हुआ है, पूरा जो फरमान है, ये जो ऑर्डर है, ये इनके द्वारा है, नूर जहां के द्वारा। अगर ये सील है तो ये सील मतलब ये शो करती है कि नूर जहां का ऑर्डर है। तो द स्क्वायर सील स्टेट, ये जो स्क्वायर सील है ये शो करती है कि कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम, किसकी मतलब बहुत ही अति श्रेष्ठ और एलिवेटेड हाई पोजीशन पे जो मैजेस्टी बैठी है, नूर जहां है बेगम, उसका कमांड है। तो ये सील ये बताती है अपन को। मैजेस्टी मतलब पहले राजाओं के लिए लगाते थे, योर मैजेस्टी मतलब उनके सम्मान में, ऑनर में। इसको भी यहाँ से भी लिख लो। ये भी सुना होगा, जैसे वो देखते हैं ना तो उसमें मैजेस्टी बोलते हैं, योर मैजेस्टी, इस तरह से ही बोला जाता है। मैजेस्टी मतलब द इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव क्वालिटी दैट समथिंग हैज। ये वाला सेकंड वाला है अपना, यूज्ड व्हेन स्पीकिंग टू और अबाउट अ रॉयल पर्सन। जब हम किसी रॉयल पर्सन के बारे में बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना योर मेजेस्टी। जैसे क्वीन या फिर किंग के लिए बोला जाता है ज्यादातर। जैसे वो फॉरेनर्स भी बोलते थे योर मेजेस्टी, कुछ भी कहते थे। तो शाही खानदान के सदस्य का निर्देश करने या उससे संबोधित करने के लिए प्रयुक्त, हर मेजेस्टी द क्वीन। ये लिख लो इसका, यूज्ड व्हेन स्पीकिंग टू और अबाउट अ रॉयल पर्सन। किसी रॉयल पर्सन को जब हम बोल रहे हैं या उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं या उससे हम कुछ बोल रहे हैं तो हम मैजेस्टी का यूज। हाँ योर मैजेस्टी में महाराजा। हाँ, योर मैजेस्टी मतलब महाराजा। रॉयल पर्सन को अपन संबोधित तो उसमें उसमें आता है मैजेस्टी भी। हाँ उसी में आता है। तो क्वीन को भी बोलते हैं, क्वीन को जैसे तुम देखोगे ना कोई नाटक है, अंग्रेजों के जो नाटक होते हैं अपने, लक्ष्मीबाई, इसके अंदर भी ये लोग ऐसे ही बोलते थे, राजनी को भी और राजा को भी योर मैजेस्टी, उसके बाद अपनी बात कहते थे। तो ये सब है इसमें। फिर आगे, हाँ। तो इस ये सील दिखाती है कि कमांड किसका है,
सबलाइम और एलिवेटेड मतलब हाई पोजीशन पे जो बैठी है नूर जहां बेगम, उनका है ये। द राउंड सील स्टेट, अब ये जो राउंड सील है, ये जो गोल गोल सील है, ये शो करती थी कि बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम्स एज ब्रिलियंट एज द मून। तो मतलब शाह जहांगीर जो था, इन्होंने इनको मतलब एक तरह से मून की तरह ब्रिलियंट माना है। तो बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर, जहांगीर को सन बोला है और ये मून है। तो मे नूर जहांगीर पद शाह बी द लेडी ऑफ द एज। मतलब बस यही बता रखा है, ये इन्हीं के, ये जो दोनों सील थी ये दिखाती है कि नूर जहांगीर का फरमान है। फिर एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर बाकी का कल करेंगे अपन। ये और पढ़ लेते हैं लास्ट। अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज। नोबल्स होते थे जो भी मतलब जो हाई क्लास, जो भी दरबारी हैं या फिर जो भी अकबर के साथी हैं, उसके दोस्त हैं, नोबल्स हो गए वो सारे। नोबल्स, अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज, या फिर अकबर के जैसे सात रतन भी थे ना, अकबर के सात रतन मतलब एक तो गाने गाने वाला था तानसेन, मतलब वो संगीत गाता था बहुत अच्छा। ऐसे ही सात रतन थे उसके टोटल। बीरबल था, बीरबल क्या था, बहुत इंटेलिजेंट था दिमाग से, है ना। तो उसके सात रतन थे अकबर के। तो एक तानसेन था, एक बीरबल था, और भी थे, पांच और थे बाकी। Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amount of revenue. While they were loyal, the empire functioned efficiently. But by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. तो देखो क्या हुआ, अकबर के जो नोबल्स थे कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज, मतलब उनके पास बड़ी बड़ी आर्मियां थी और वो लार्ज अमाउंट में रेवेन्यू लेते थे, मतलब लार्ज अमाउंट में उनके पास में रेवेन्यू आता था, धन आता था, पैसा आता था। वाइल देवर लॉयल द एम्पायर, वो वफादार थे साम्राज्य के प्रति। तो उस जब तक वो वफादार थे तब तक जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, फंक्शनड एफिशिएंटली, वो एकदम एफिशिएंटली चल रहा था, बहुत कार्य एफिशिएंटली मतलब कार्य कुशल, बहुत ही अच्छे से सब कार्य चल रहा था, सब कुशलता से चल रहा था, एफिशिएंटली हो रहा था सब कुछ। बट बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, लेकिन 17th सेंचुरी के एंड में, 17th सेंचुरी मतलब 1600 से स्टार्ट हुई और 1700 पे खत्म हो जाएगी। तो 17th सेंचुरी के एंड में मतलब 1690 या 1680 या 1670, इस टाइम की बात कर रहे हैं। इस टाइम में क्या हुआ, जो मैनी नोबल्स, जो ये नोबल्स थे, इन्होंने खुद के इंडिपेंडेंट नेटवर्क बना लिए ऑफ देयर ओन, खुद के नेटवर्क्स बना लिए इन्होंने। दे देयर लॉयलिटी टू द एम्पायर वर वीकेंड, तो एम्पायर के प्रति इनकी लॉयलिटी वीकन हो गई, खुद का वो भरने लग गए ना फिर ये, बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, कि हमको फायदा हो, एम्पायर का छोड़ो, अब हमको फायदा हो बस। कि नेटवर्क मतलब जान पहचान बना लेते हैं, फिर अपन सोचते हैं यार, क्या कह रहे हो। वफादारी कम हो गई इनकी। हाँ, वफादारी कम हो गई एम्पायर के प्रति, साम्राज्य के प्रति वफादारी कम हो गई, अपना खुद का वो करने लग गए कि हमारा हम पैसा मतलब रख ले, पैसा हम बना ले, खुद के लिए पैसा बना ले। एम्पायर के साम्राज्य के प्रति वफादार थे, तो जो एम्पायर था वो एफिशिएंटली फंक्शन करता था, मतलब कार्य कुशलता, मतलब एकदम अच्छे से काम चल रहा था। लेकिन जैसे ये खुद का सोचने लगे वैसे एम्पायर वीक होने लग गया, कमजोर पड़ गया। तो आज यहीं तक करेंगे।